स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए चैप्टर 13 बायोलॉजी का, जिसमें हम देख रहे हैं जीव एवं समष्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं और एक और पार्ट इस चैप्टर से संबंधित रहेगा, थर्ड पार्ट, क्योंकि चैप्टर के अंदर 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्न। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों का क्या उत्तर है और कैसे यहाँ पर प्रश्न है। तो ये प्रश्न बैंक आपको एमपी मैथ्स पोर्टल द्वारा संशोधित जारी प्रश्न बैंक है, जो कि आपको आने वाली आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले इन लघुत्तरीय प्रश्नों का हल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या प्रकीर्णन को संक्षेप में समझाइए। देखिए जनसंख्या प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब सीधा सीधा होता है फैलना या उसका फैलाव। ठीक है, तो अब हमें जनसंख्या का जो फैलाव होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हमें बात को समझाना है। तो चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। देखिए समष्टि परिक्षेपण या प्रकीर्णन मतलब वही जनसंख्या प्रकीर्णन या जनसंख्या परिक्षेपण वो साधन है जिसके द्वारा विनिष्ट समष्टि पुनः स्थापित होकर के साम्य अवस्था में आने का प्रयास करती है या आती है। इसमें समष्टि जीव या उनके जो बीज होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करते हैं, यानी कि पहुंचते हैं, फैलते हैं। और वास्तव में समष्टि परिक्षेपण वो क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी समष्टि अपने आवास में वृद्धि करती है। परिक्षेपण और प्रजनन में गहरा संबंध होता है, क्योंकि प्रजनन की अनुपस्थिति में परिक्षेपण नहीं हो सकता है। और समष्टि परिक्षेपण जो होता है या प्रकीर्णन जो होता है ये 3 विधियों के द्वारा होता है। अब इसमें कौन कौन सी 3 विधियों के द्वारा ये होता है, तो देखिए अग्रवासन। अग्रवासन का मतलब होता है कि कोई भी समष्टि में, किसी समष्टि में बाहरी सदस्यों का आना अग्रवासन कहलाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आप किसी शहर, कस्बे, गांव कहीं पर भी रहते हैं, तो आपके शहर, कस्बे या गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के जब निवास करने लगते हैं तो वो एक अग्रवासन है और वहां की जनसंख्या में वो प्रकीर्णन करेगा, यानी कि जनसंख्या को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रवासन की। अब प्रवासन का मतलब इसका थोड़ा सा विपरीत है। किसी समष्टि के सदस्यों का किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाना। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर स्थायी रूप से बसना प्रवासन कहलाता है ना, तो इसे हम कहते हैं प्रवासन। अब प्रवासन करेंगे तो निश्चित रूप से वो जहां पर भी प्रवासित करेंगे या जहां पर भी जाकर स्थायी रूप से बसेंगे वहां की जनसंख्या में प्रकीर्णन होगा। थर्ड है प्रव्रजन। किसी समष्टि के सदस्यों का 2 तरफा प्रकीर्णन, यानी कि आना और जाना दोनों इसमें शामिल होते हैं, प्रव्रजन कहलाता है। जैसे साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वो शीत ऋतु में दक्षिण दिशा में आते हैं लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वापस लौट जाते हैं। तो आना और जाना मतलब कि वो प्रव्रजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण लिखिए। अब जलीय पौधों में कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, बहुत सारे इनमें लक्षण होते हैं, पर यहाँ पर हमें 3 अंक के हिसाब से ही बहुत कुछ छोटे सीमित लक्षणों को ही बताना है। तो देखिए जलीय पौधों के जो लक्षण होते हैं, इनकी बात करें तो इनके पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है उस पर उप त्वचा का अभाव होता है, यानी क्यूटिकल जो होती है वो इन पर नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो बाह्य त्वचा पर उप त्वचा का एक तो अभाव होगा। साथ ही साथ इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। अब देखिए पौधे कैसे हैं, जली है, जल में रहने वाले हैं, तो ये ज्यादा मजबूती से तो टिके नहीं रहेंगे, तो इसलिए इनकी जड़ें कैसी होती है, बहुत कमजोर होती है या अल्प विकसित जड़ तंत्र इनमें होता है, या बहुत छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं जो कि शाखा रहित भी होती है, मतलब उनमें कोई ज्यादा शाखाएं नहीं होती। और वाल्फिया नामक एक पौधा होता है, उसमें तो जड़ों का अभाव ही होता है, यानी कि जड़ उसमें पाई ही नहीं जाती है। अगली पॉइंट की बात करते हैं तो इन पौधों के शरीर में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जो कि वायु संचार में सहायक होते हैं और पौधों को तैरने में भी सहायता करते हैं। अब आपने जलीय पौधों को देखा होगा, तालाब के अंदर देखा होगा, किसी भी झील के अंदर देखा होगा, तो ये पौधे तैरते रहते हैं। तो देखिए तैरने में इनके जो पौधों के शरीर होते हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं, तने होते हैं, वहां पर बड़े बड़े वायु अवकाश होते हैं, यानी कि छिद्र टाइप होते हैं, एयर सैक होते हैं, जो कि
हवा का संचार तो करते ही करते हैं, पर पौधों को तैरने में भी मदद करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इन पौधों का संपूर्ण पादप शरीर जो होता है वो जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि ये जल में से ही खनिज और जल को अवशोषित कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इन पौधों में रंध्रों का अभाव होता है, और यदि रंध्र उपस्थित होते भी हैं तो वे अक्रिय होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, है ना। और इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पर एक चिकनी मोम जैसी सतह होती है जो कि पौधों को सड़ने से बचाती है। तो इस प्रकार से हम इन पौधों के लक्षणों को दिखा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मरुद्भिद पौधों की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मरुद्भिद पौधों की, तो हमारे दिमाग में नागफनी, कैक्टस ऐसे पौधे सीधे ही आ जाते हैं, और वो पौधे जो हैं मरुद्भिद पौधे हैं। अब यदि हम बात करें इन पौधों के लक्षणों की, इनकी आंतरिक संरचना की, तो इन पौधों के एवं तनों की पत्तियों पर बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोटी उप त्वचा पाई जाती है। अभी हमने देखा था जलीय पौधों में उप त्वचा जो थी वो अनुपस्थित थी, पर मरुद्भिद पौधों में वो पाई जाती है, क्यूटिकल जो होती है वो पाई जाती है। इसी के साथ में अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है जहां पर इन पौधों की बाह्य त्वचा जो होती है बहुस्तरीय भी हो सकती है ना, बहुस्तरीय भी हो सकती है। बाह्य त्वचा पर भित्तियों का मोटा होना, इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, और इन पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। अब ये भी प्रश्न एक नंबर में बनता है कि धसे हुए रंध्र कौन से पौधे में होते हैं, जलीय पौधों में या स्थलीय पौधों में, इसी के साथ में मरुद्भिद पौधों में, किसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, धसे हुए रंध्र जो होते हैं मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। ये रंध्र रंध्रीय गुहाओं में स्थित होते हैं जिनमें रोम या रंध्रीय रोम उपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए कनेर है, पाइनस आदि। इन पौधों की हाइपोडर्मिस मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं की बनी होती है जो कि जल के वाष्पीकरण को रोकती है। पाइनस की पत्तियां इसका उदाहरण है, और इनकी पत्तियों में मेसोफिल पैलिसैड ऊतक एवं स्पंजी पैरेन्काइमा में स्पष्ट तथा भिन्न होते हैं, इनकी ये ऊतक इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मरुद्भिद पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसके अनुकूलन को यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आंतरिक संरचना का अनुकूलन के बारे में बात की गई है, बाह्य की नहीं है, तो इसलिए हमें इनके ऊतकों, इनकी भित्ति आदि के बारे में ही बताना है, क्योंकि ये सभी चीजें जो होती है ये इनकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर परभक्षण को समझाइए। अब देखिए परभक्षण का मतलब होता है, पर मतलब दूसरे को और भक्षण मतलब कि उसको खाना। तो सीधे यदि हम कहें तो परभक्षण एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक जंतु जो होता है वो किसी दूसरे दुर्बल जंतु का भक्षण करता है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं परभक्षण। अब परभक्षण की जो क्रिया होती है इसमें स्पर्धित शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातीय विविधता को बनाए रखने में ये परभक्षण सहायता करता है। साथ ही साथ ये पोषी स्तरों तक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक संज्ञाल के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम परभक्षण को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के इस चैप्टर से संबंधित सेकंड पार्ट के संबंधित क्वेश्चन और इनके उत्तर। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।